आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ के लिए चैलेंज आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा हमने ये देखा कि 16 माह की हुकूमत थी जब पीडीएम की, तो इत्तेहादी साथ चले, लेकिन क्योंकि अब ये अर्सा 5 साल का टेन्योर होगा, कितना आसान या मुश्किल होगा साथ चलना इत्तेहादियों का? देखें, इत्तेहादी जब तक मौजूद हैं ज़ाहिर है साथ चलेंगे तो हुकूमत चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो रहमान कर रहे थे कि पहले अपोजिशन बिल्कुल नहीं थी ऐवान में, लिहाजा जरूरत भी नहीं होती थी कि प्रेजेंस गवर्नमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। अब सेनेट में और कौमी असम्बली दोनों जगह पे भरपूर अपोजिशन मौजूद होगी, और 92 वोट लिए आज उमर अयूब खान ने, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान के 3 वोट जो या 4 जो अपोजिशन में हैं और उन्होंने बाइकआउट किया, वो नहीं थे। अख्तर मैंगल बैठे थे, उन्होंने वोट नहीं डाला, तो 100 के करीब अपोजिशन भी होगी और उससे दुगनी हुकूमत है। लेकिन जाहिर जब अपोजिशन में है तो वो लोग, और उनमें बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, वो अपनी हाजिरी भी लगाएंगे, लीडर उनका जेल में है, सख्ती भी दिखाएंगे, जोश भी दिखाएंगे। उसके मुकाबले में जिस तरह आज शहबाज शरीफ ने की बात, यही गवर्नमेंट का होगा रवैया कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो जाहिर शोर करना है, वो अपने लीडर को जेल में दिखाएंगे। जैसे उमर अयूब ने फरमाइश की कि पीटीवी लाजमी दिखाए, क्योंकि उनको पता है कि जेल में इमरान खान के पास सिर्फ पीटीवी होता है, तो वो अपने लीडर को अपनी तकरीर भी दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने वो बात यकीनी बनवाई, और गवर्नमेंट को भी इसमें इशू नहीं था, क्योंकि हमेशा से लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों की तकरीर लाइव भी चलती हैं और आज भी चली गई हैं। अब ये कैथारसिस की जगह है बुनियादी तौर पे कि आपका जोश खरोश जो भी है, अवाम के वोट लाए हैं और आपको पार्लियामेंट में उसको दिखाना भी है और अवामी नुमाइंदगी करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। शहबाज शरीफ अकोमोडेटिव भी हैं इस तरह से कि जहां वो अपने इत्तेहादियों का नाम एक सांस में पढ़ते हैं, 5-6 के लिए हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ उन्हें अपोजिशन को ग्राउंड पे वो यही है कि आप ऐवान में उनको साथ लेके चलेंगे, उनको इग्नोर करेंगे तो वो शोर शराबा सड़कों पर ज्यादा जाएगा। लिहाजा यहीं पे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, और यही शहबाज शरीफ की भी पॉलिसी है कि वो अकोमोडेट करेंगे कि उनका नुक्ता नजर ज्यादा आए गवर्नमेंट से भी, कि अगर वो तकारीर करना चाहते हैं करें, इन्हें IMF में इनकी सपोर्ट चाहिए होगी आगे चल के। अभी बजट आना है, बजट में भी अक्सरियत से ही पास होना है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का एक किरदार होता है कि वो अपना तकारीर करते हैं, हर मरहले पे करते हैं, उसको गवर्नमेंट को बुलडोज नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा से ज्यादा और अपनी कैबिनेट को पाबंद करना होगा कि वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मौजूद रहें, हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालों के जवाब दें, और अच्छी अपोजिशन एक अच्छी गवर्नमेंट को पैदा करती है। अगर अपोजिशन ना हो तो जो हमने 16 महीने में देखा कि बस ठीक है, आए 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, बिल पास हुए और चले गए, कि मुखालफत तो किसी ने नहीं करनी। और अब हिज़्ब इख्तिलाफ पे जहां वज़ीर आज़म के ऊपर गवर्नेंस की होगी, आम आदमी के रोजगार के लिए होगी, महंगाई के खात्मे की होगी, जिम्मेदारी वहां हिज़्ब इख्तिलाफ की भी होगी कि वो इन चीजों के ऊपर वॉच डॉग का किरदार अदा करे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि वो ऐसे मुआहदे ना करे जिससे आम आदमी पे जाए। लेकिन एक कॉमन चीज है जो हुकूमत और अपोजिशन चाहे किसी की भी हो, वो है जो माफिया है, जिसके अंदर टेक्सटाइल है, जिसके अंदर चीनी है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सब मिल के बनाते हैं। जैसे शब्बर जैदी ने कहा था कि मेरे पास ग्रोअर जो हैं सारे के सारे तंबाकू के। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, इससे पहले अब बात कर रहे थे कि अपोजिशन मजबूत होगी और तो यकीनी तौर पर निज़ाम अच्छा चलेगा, लेकिन ये बताया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरजीहात क्या होने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहली तरजीह तो ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो पोजीशन है हमारी बहुत बदतर है, सियासी तौर पे हम बहुत डाउन हैं। इन दोनों को मिला के उनकी पहली तरजीह है IMF के साथ एग्रीमेंट करना, क्योंकि IMF के साथ आप एक बड़े बेल आउट पैकेज में जब चले जाएंगे तो आपके साथ जिन खलीजी ममालिक ने, चाइना ने और बाकी इन्वेस्टमेंट के वादे किए हुए हैं वो फौरी तौर पर मिच्योर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बड़े विजिट्स भी तैयार हैं जो पाकिस्तान होने हैं। अब देखना ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर किधर पहले जाते हैं, चाइना, सऊदी अरब, गल्फ में, और वहां से कौन कौन लोग इधर आते हैं। बहुत सारी तैयारियां जो शहबाज शरीफ खुद ICFC बना के गए थे, उसको आर्मी चीफ लेके चलते रहे निगरान दौरे हुकूमत में भी, और कुछ मुआहिदों की तरफ बातचीत गई है। अब मुआहिदे मेच्योर होने हैं दस्तखत के साथ, और फिर उनको इन्वेस्टमेंट की सूरत में बदलना है। तो उसके लिए माहौल को ठीक करना होगा कि सारे सूबे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मौजूद है KP में भी, सॉरी वहां पे बलोचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में नून है, और मरकज में पीपल्स पार्टी साथ है। तो यहाँ पे तो कोई पहला इशू आना नहीं है कि वहां पे सरफराज बुगटी मौजूद हैं, और ज्यादातर मिनरल्स के लिए बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो गल्फ ममालिक वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्लियर है। KP में बिल्कुल मसला बनेगा, और उन्हें अपनी पार्टी को लेकर चलना है, गंडापुर साहब को, और वो विफाक के लिए टेंशन भी क्रिएट करेंगे, टेंस सिचुएशन भी बनाएंगे, और जिससे निमटना शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट का काम होगा कि जहां वो अपने सूबे के लिए बकायाजात मांगेंगे जो उनको खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी नहीं मिल सके थे, वो अब ज्यादा शदुमत के साथ
पन बिजली के रॉयल्टी के पैसे मांगेंगे और इनको बताना होगा कि हमारे पास कितने हैं और हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा है हम चारों सूबों को लेके चलेंगे। यही उनकी प्रायोरिटी अगर रहेगी कि चारों सूबों को यकसा साथ लेके चलें। विफाक ने एक तो एनएफसी की सूरत में पैसे देने ही देने हैं, दूसरा है कि जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हों या गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स हों वो किस सूबे में कैसे जा सकती हैं बेहतर अंदाज से, उसके लिए इन्हें बिठाना होगा। चीजें पब्लिक करनी होंगी ताकि कोई कल को एतराज ना कर सके। जैसे परवेज पटक पहले धरनों में बैठते रहे और बाद में उन्हें सी टैक्स से कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं हो सका था और बाद में वो पछताते रहे। तो अब वो सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है और जिस सूबे में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ममालिक वो खैरात नहीं दे रहे, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए और उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी आलमी रैंकिंग वाली कंपनियों से सर्वे करा लिए हुए हैं कि किस जगह पे किस सूबे में वो इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में उनको रिटर्न बेहतरीन मिलेगी। तो ये चीजें दोनों तरफ हैं कि हम चाहेंगे कि हमारे जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है वहां पे इंडस्ट्री भी बने। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम चारों सूबों में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़े, उसी से आपके पास डॉलर आएगा, इंपोर्ट कम हो आपका डॉलर कम खर्च होगा, पाकिस्तान के अंदर रोजगार होगा तो महंगाई का असर उतना ज्यादा नहीं होगा कि लोगों को रोजगार मिल रहा हो। ये तरजीह होनी चाहिए शहबाज शरीफ की, इन्होंने बताई भी है। अब अमली तौर पे हमें देखना होगा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर रहें, गपशप करें, कैबिनेट बनाएं, लेकिन फौरी तौर पे जो फैसले करने हैं वो करें और आम आदमी की फलाह के लिए है काम मुश्किल। अभी जब तक रोजगार नहीं मिलता लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि रोटी खाने को होगी, महंगी होगी तो फिर भी कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर रोजगार नहीं होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। यही शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की गंडापुर की, उधर शाह साहब की सिंध के अंदर और मुफ्ती साहब की बलूचिस्तान में, सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये मिल के अपने अपने सूबे की जिम्मेदारी भी और तरजीह भी यकीनी तौर पर ये होनी चाहिए। आमिर इलियास सनाना साहब, आपने इसमें कुछ एडअप करना चाहें? और दूसरा ये अपोजिशन की आप बात कर रहे थे, एक तो धांधली के खिलाफ आवाज़ें फिर से उठती दिखाई दे रही हैं हमें, और तहरीक इंसाफ की हमेशा से रिवायत की रही है कि इस्तीफे दे के घर चले जाते हैं, तो क्या फिर ऐसा तो नहीं होने जा रहा कहीं पर? देखिए, उनको ये पता चल गया है कि रिजाइन करने का उनका ख्याल ये था कि वो आम इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएंगे, जो नहीं बढ़े, बल्कि न सिर्फ बढ़े नहीं बल्कि वो डिले हो गए और आम इंतखाबात 4 से 6 महीने डिले पे चले गए। सूबाई असम्बलियों के केपी और पंजाब असम्बली के हो ही नहीं सके थे, जो अब आम इंतखाबात की सूरत में हुए हैं। तो ये बात तो उनको समझ आ गई कि इसमें तो गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आती, कि जिस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, उनका ख्याल ये था कि हम घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, वो नहीं हो सके। अब वो धांधली की जो बात कर रहे हैं ये उनका क्लेम है और उसके लिए मुतमईन करना इलेक्शन कमीशन का भी काम है और हुकूमत का भी काम है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक जगह पे कहा कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को देनी होगी कि हाँ वो किस हद तक जा सकते हैं। इस पे आज उन्होंने कोई बात नहीं की है। अपोजिशन का तो जाहिर है कि जो सुन्नी ताज कौंसिल पीटीआई है, इनका तो ये डिमांड ही है, वो तो समझते हैं कि ये लेजिटिमेसी इनकी मौजूद नहीं है जो हुक्मरान बने हैं मरकज में और सूबों में सिवाय केपी के। तो ये वो हमेशा इमरान खान साहब भी यही कहते थे और 35 पंक्चर के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, सुप्रीम कोर्ट बैठी और उन्होंने फिर फैसला किया कि इसमें कोई बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म इदारा जाती धांधली मौजूद नहीं थी। अब उन्होंने वो फॉर्म 45 और 47 का इशू उठाया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब देना है और पार्लियामेंट अब अपने वजूद में आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला तो देना है कि क्या सुन्नी ताज कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है और उनको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, या वो उनको डिक्लेयर कर देंगे कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको कोई मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो जो पीटीआई के लोगों का ख्याल है कि जिन आज़ाद अरकान को उन्होंने सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल कर लिया है तो वो एक दफा फिर आज़ाद हो जाएंगे। आज पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन में वहां पे जो लोग पहले भी मौजूद थे, जो इतराज करने गए थे, अब जाएंगे, इनको लेजिटिमाइज किया जाता है इनके इलेक्शंस को। अगर उनके ऊपर फौरन इलेक्शन हो जाता है, जैसे बैरिस्टर गौर बार बार कहते थे कि 14 दिन में हमें फैसला देना है, अभी वहां जमा कराएंगे अपनी रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के फैसले को देख के इन्होंने यकीनन ये इलेक्शन कराए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि रऊफ हसन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो पार्टी के सेक्रेटरी भी थे, तो उससे इनको नुकसान हो सकता है। अब हमें देखना होगा इलेक्शन कमीशन इनको बतौर पार्टी निशान भी वापस करता है, तो फिर तो ये अपनी पार्टी जो सुन्नी ताज कौंसिल में गए हुए हैं, चाहे इन्हें मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं, तब भी पीटीआई के नाम पे ये दोबारा उसमें पूरी बाशियत जमात वहां शिफ्ट हो सकते हैं। ये अभी टेक्निकल लड़ाई है और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का मामला तय नहीं हो रहा और एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि हम वीकली मुजाहिरों के साथ और प्रेशर में ले आएंगे, जो अब तक तो मुमकिन नहीं हुआ और बातचीत नहीं हो रही है इनकी, क्योंकि बातचीत तभी होगी जब ये पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बज़ाहिर बातचीत करेंगे और फिर एस्टैब्लिशमेंट भी बीच में आके अपना रोल। अच्छा राना साहब, कदर कलामी के लिए माजरत, एक शहबाज शरीफ ने अपना पहला खिताब किया और उन्होंने आज धरनों का हवाला दिया, 2014 के धरना, और उन्होंने कहा कि पता एक न एक दिन जरूर चलेगा कि किसके इशारे पर ये हुआ, तो किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, अब तो सबको पता चल गया शहबाज शरीफ
तरीके से बात भी करके चले गए और बुनियादी तौर पे वही सवाल उठा दिया कि जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट है, माजी की अदलिया है, उनके आशीर्वाद से ये धरने किए गए थे। उनमें से हर करैक्टर के ऊपर जनरल बाजवा खुद गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। उसके बाद चूंकि उस वक्त राहिल शरीफ मौजूद थे और वो बज़ाहिर एक ऐसा उसने सलूक पेश कर रहे थे नवाज शरीफ के सामने कि मैं बहुत स्टेट के साथ लायल हूँ, लेकिन धरने बहरहाल उनकी इजाजत से ही हो रहे थे। और वो 2016 का जो उनका आखिरी साल था, वो पूरी तरह एक तरफ उन्होंने स्टार्ट में ही मैसेज कराया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और एक्सटेंशन लेने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ पे दुनिया का हर दबाव भी डाला, मिन्नत भी की, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल सकी थी, जिसका फायदा आके जनरल बाजवा ने उठाया कि उन्होंने वो पनामा का जो केस था उसको फाइनल भी करा दिया और इमरान खान से अपनी एक्सटेंशन भी ली। और जिनके साथ मिलकर ली थी, यानी उस वक्त की अदलिया के जरिए, वो बाद में गिला करते पाए गए खोसा साहब के। मुझे कभी कहते थे हम यहाँ एक्सटेंशन दे देंगे, कभी कहते थे तुम्हें सदर बनाएंगे। असल बात यह है कि खोसा साहब को अब बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पहले वो नवाज शरीफ से नाराज थे, उसकी बुनियाद पे उनको उनके खिलाफ इन्होंने और साकिब निसार ने और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फैसले दिए थे। और साकिब निसार खामोश हैं, उनके बेटे की ऑडियोज आ चुकी हुई हैं। खोसा साहब इस वक्त बिल्कुल साइड पे हैं, आसिफ सईद खोसा, और वो भी कहते हैं कि हमारे तो फैसले बोलते हैं, और उनके फैसलों में उनका गुस्सा बोल रहा था फैसले से ज्यादा। इसीलिए पनामा के अंदर एक ड्रामा अकामा का बना था कि केस कुछ था, फैसला कुछ था, और फिर जो उन्होंने JIT की बिल्कुल इन फैसलों पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत तनकीद भी करती रही। रहमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा।